आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली के सुल्तान अध्याय नंबर 3। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उसको हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जितने भी राजा उजा थे तो उसको हम लोग देखने वाले हैं कि दिल्ली पर एक के बाद एक कौन कौन से राजा यहाँ पर आए थे। भारत एक विशाल देश है, मतलब कि भारत हम लोग का एक बहुत ही बड़ा देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजा आए थे। उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। दिल्ली को क्या बोला जाता है? तो भारत का दिल कहा जाता है, जो कि आज यह नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तोमरों द्वारा स्थापित दिल्ली चौहानों के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। मतलब कि जो तोमरों था तो तोमरों द्वारा स्थापित, मतलब कि जो हम लोग का जो हम लोग जानते हैं आज कि हमारे जो दिल्ली है, सो दिल्ली किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तोमरों द्वारा स्थापित हुआ था दिल्ली, जो कि चौहान वंश जो था, सो चौहान वंश के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र मतलब एक बिजनेस का केंद्र बन गया था दिल्ली। ठीक है, चौहानों के टाइम में क्या बन गया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था बिजनेस के लिए। लगभग 800 वर्षों से पहले तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले 800 साल पहले दिल्ली पर कौन कब्जा किया था? तो तुर्क शासकों ने। कौन से शासक? तुर्क शासकों ने यहाँ पर दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। मतलब कि तुर्क शासन जब यहाँ पर हम लोग का भारत में शासन करने लगे तो जो तुर्क शासक आए तो उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग का चैप्टर में भी हम लोग देखने वाले हैं कि दिल्ली के सुल्तान कौन कौन से थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि दिल्ली में टोटल 506 से 1526 ईस्वी तक कौन कौन से राजा आए। टोटल कितने? 5 वंश, मतलब कि 5 तरह के अलग अलग राजा हैं और उनके बेटे यहाँ पर शासन किए। टोटल कितने? 320 साल तक। कब से कब? 1206 से 1526 तक 5 राजाओं ने, मतलब 5 वंशों ने, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। मतलब कि जिसका नियंत्रण, मतलब कि जो यहाँ पर राजा थे सो बहुत बड़े क्षेत्र पर यहाँ पर कब्जा कर के यहाँ पर शासन कर रहे थे। इन सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगर बसाए, मतलब दिल्ली में बहुत सारा शहर बसाया है। इनमें से दिल्ली ए कुरान, सिरी और जहांपनाह नगर प्रमुख थे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, नीचे में हम लोग को एक डायग्राम दिया गया है जिसमें सबके शासनकाल को लिखा गया है। जैसे राजपूत वंश यहाँ पर पहले दिखा हुआ है। जैसे तोमर वंश था जिसने क्या किया था? दिल्ली का स्थापना किया था तोमर ने। ठीक है, तोमर, जिसका आरंभिक 12 शताब्दी में 1165 ईस्वी में शासनकाल था। उसके बाद चौहान वंश है, नहीं, इसके बाद है अनंगपाल 1130 से 1145। उसके बाद चौहान वंश है 1165 से 1192। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान इसी के अंतर्गत हैं, जो कि 1175 से 1192। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से वंश आए, तो यहाँ पर टोटल 5 वंश आए थे, जिससे पहला था ममलूक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोदी वंश। इनके वंश को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, जिसका ट्रिक है फूल खिले तो सांस लो। फर्स्ट है हम लोग याद रख सकते हैं ममलूक वंश, यहाँ पर थोड़ा सा याद करिएगा तो ममलूक वंश हो जाएगा। उसके बाद फिर ख से खिलजी वंश, और उसके बाद फिर त से तुगलक वंश, और स से सैयद वंश, और ल से लोदी वंश। ठीक है, फूल खिले तो सांस लो, यानी कि ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ममलूक वंश में कौन कौन से राजा आए। तो उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गियासुद्दीन बलबन। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। उस पर तुगलक वंश में 3 राजा है, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सैयद वंश में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ और लिखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा था, इसमें दिल्ली एक कुरान सिरी और जहाँपनाह नगर प्रमुख थे। मतलब कहाँ पर? दिल्ली में। उपर्युक्त सूची में आपने देखा कि इन राजवंशों के विभिन्न शासकों ने दिल्ली पर कई शताब्दी तक शासन किया। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो ये राजा वाला देखा था कि कितने बहुत सारे सालों तक, बहुत सारे शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए अनेक स्रोत हैं। मतलब इसको जानने के लिए बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, जिनमें से ऐतिहासिक साहित्य, मतलब कि बुक हम लोग को मिल जाएगा, अभिलेख हम लोग को मिल जाएगा, सिक्के मिल जाएंगे, फिर भवन निर्माण कला, स्थापत्य आदि प्रमुख है। मतलब कि बहुत सारे हम लोगों को ऐतिहासिक स्रोत मिल जाएंगे, जिससे हम लोगों को सल्तनत काल के बारे में हम लोग को पता चलता है। आइए हम सल्तनत कालीन राजवंशों की चर्चा विस्तार से करें कि सल्तनत कालीन में कौन कौन से राजा इस काल में आए थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है ममलुक वंश। ममलुक वंश हम लोगों का 1206 से 1290 के बीच है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ममलुक अरबी भाषा का एक शब्द है। ममलुक कौन सा भाषा का शब्द है? एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है गुलामी। गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतान है। मतलब कि माता पिता से मुक्त हो गया है जो अपना गुलामी कर रहा है, या फिर गुलामी के बंधन से मुक्त हो चुका है और माता पिता की अपना संतान है। इस वंश के 11 शासकों में 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। मतलब कि ये जो हम लोग ममलुक वंश जानते हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है गुलाम वंश। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ममलुक वंश है, सो गुलाम का ही गुलाम यहाँ पर आते जा रहा था, इसलिए इस वंश को हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो गुलाम है, सो उसका जो गुलाम था सो राजा बन गया, फिर उसका गुलाम उसका वो राजा बन गया। क्या कर रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा था पता है? कि जो राजा है ना, सो राजा का जो पुत्री हुआ करती थी, सो वो जो मतलब कि यहाँ पर जो ये वंश था ममलुक वंश, इसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। एक और कौन सा नाम है? गुलाम वंश। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना गुलाम यहाँ पर धीरे धीरे राजा बन रहा था, तो जिस कारण से हम लोग इसको गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक था, सो ट्रिक गुलाब खिले तो सांस लो, इस तरह से था। तो गुलाब से हम लोग गुलाम वंश याद रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ममलुक वंश दिया है तो हम लोग ममलुक वंश याद रखेंगे। इस वंश के 11 शासकों में 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। दास का मतलब होता है गुलाम, इसलिए इसको गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता था। जैसे यहाँ लिखा है, गजनी और हेरात के मध्य स्थित गौर के शासक शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? गौरी हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम बहुत ज़्यादा लंबा है, शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी, तो हम लोग बस इतना याद रखेंगे गौरी, ठीक है। गौरी कहाँ से आया था? तो गौर का शासक था, ठीक है। गौर प्रदेश एक जगह है, तो गौर प्रदेश तो अफगानिस्तान के पास पड़ता है, तो गौर से आया था गौरी, जो क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो तराइन के पहले युद्ध 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद ये अगले वर्ष उसने तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। मतलब कि क्या हुआ कि जब ये गौरी आया, ठीक है, मतलब कि ये जो मोहम्मद गौरी, जो पूरा नाम लिखा हुआ है मोइजुद्दीन, तो ये गौरी आया यहाँ पर भारत में। तो यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर ना तराइन का युद्ध हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। गौरी वर्सेस हुआ था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो जो 91 में हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान है सो जीत गया और गौरी हार गया। लेकिन उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1192 में क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का क्या हुआ? दूसरा युद्ध हुआ। और तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज जो चौहान था, क्या लिखा है फिर से देख लीजिए, पृथ्वीराज से हारने के बाद अगले वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। मतलब कि दूसरा युद्ध में क्या हुआ? गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया।
यहाँ पर बुक में जो लिखा है इससे थोड़ा सा और भी कुछ इसमें नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। मतलब कि जो प्रथम युद्ध जब 1191 में जब लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, तब ये जो गौरी था सो गौरी अकेले था और पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ पर इसके मित्र हम लोग बोल सकते हैं कि एक था जयचंद। ठीक है, तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मिल करके गौरी को हराए थे। और जब युद्ध हुआ 1192, तो 1192 में जो जयचंद था सो जयचंद गौरी के साथ मिल करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मतलब कि जो दूसरा युद्ध हुआ था, क्यों हरा दिया? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे सो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की पुत्री से प्रेम हो चुका था इनको, तो इसलिए चाहते थे कि इनका विवाह इनकी जयचंद की पुत्री से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस कारण क्या हुआ, तो जयचंद क्या किया, जयचंद गौरी के साथ मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिए दूसरे तराइन के युद्ध में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर जब 1192 खत्म हो गया तो 1194 आया। तो 1194 में ये गौरी क्या किया, गौरी जयचंद को ही मार डाला, क्योंकि गौरी बोल रहा था कि जब पृथ्वीराज चौहान का ही दोस्त उसका दोस्त नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या दोस्त होगा, मुझ पराया का, जो कि हम बाहर से तुर्क से आए हैं, तो मेरा क्या होगा। तो जिस कारण गौरी ने क्या किया, चंदवार का युद्ध हुआ 1194 में। चंदवार के युद्ध में क्या हुआ, जयचंद को भी हरा दिया और उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और उसके हारने के बाद अगले वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। किसने? गौरी ने। और गौरी भारत के विजयी प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंप कर गजनी लौट गया। क्या किया, मतलब कि जो गौरी था सो गौरी क्या किया, यहाँ पर पूरा डिटेल में तो नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए था। जैसे गौरी हो गया ना, तो गौरी का जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये क्या किया, जो गौरी की जो पुत्री थी, मतलब कि जो गौरी की जो बेटी थी ना, सो गौरी की बेटी को कुतुबुद्दीन ऐबक फंसा लिया था। मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जो इसका गुलाम था। ठीक है, मतलब कि गौरी का जो बेटी थी, इसका बेटी को कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गौरी का गुलाम था, ये फंसा लिया था। तो जिस कारण गौरी क्या किया, गौरी बोला कि हम अपना बेटी और अपना दामाद को यहीं पर भारत में ही छोड़ के हम अपना जगह चले जाते हैं, गजनी चले जाते हैं, वरना अगर यहाँ पर रहेंगे, यहाँ से अगर हम अपने जगह गजनी लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर मेरा और ज़्यादा बदनामी होगा। और उस समय कब, ये 1100 का बात चल रहा है, उस समय ना उतना ज़्यादा पेपर था, ना न्यूज़पेपर था, ना मोबाइल था, तो उस समय उतना ज़्यादा खबर नहीं फैला था। तो जिस कारण वहाँ पर गजनी में उनका, मतलब कि बोल सकते इज्जत तो बच गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर से जीते तो यहाँ पर जो उनके गुलाम थे, सो उनके गुलाम से उनकी बेटी को विवाह करवा करके अपना जो शासन था, जहाँ पर जितने भी प्रदेश को जीता था, तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो गजनी चला गया। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि गौरी भारत के विजयी प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंप कर गजनी लौट गया। और 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मतलब कि यहाँ पर वही लिखा है कि 1206 में, अगर बोला जाएगा कि दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुआ, तो 1206 ईस्वी में। उसका राजा कौन था? तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद हम लोग अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, पहला लाइन इम्पोर्टेंट दिया कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसे भारत के ममलुक अथवा दास वंश, जो कि हम पहले बताए ना, गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बोला जाएगा गुलाम वंश, दास वंश या ममलुक वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर, वर्तमान जो कि पाकिस्तान में है, तो अपना जो कि बहुत ज़्यादा उस समय खूबसूरत था, उसको अपना राजधानी बनाया, लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया तथा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया, उसका आरंभ करवाया था। कुतुब मीनार उसके टाइम में बना नहीं था, जो कि इतना लंबा है। ठीक है, तो उसके टाइम में बना नहीं था, उसने बस आरंभ कराया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार को किसने आरंभ करवाया, निर्माण करवाना किसने आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाना स्टार्ट किया था।
और उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, सो एक गेम खेल रहा था जिसका नाम है चौगान, ठीक है, जिसको हम लोग पोलो जानते हैं, जो घोड़ा में बैठ जाता है और घोड़ा में बैठ करके जिस तरह इस तरह मारता है ना डंडा से। तो ये 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई, मतलब कि घोड़ा से गिर गया और उधर से घोड़ा आया और कचड़ दिया और वो मर गया, ठीक है। तो घोड़ा से कचड़ने के बाद मतलब वो मर गया। लेकिन कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसको बहुत ज़्यादा दान करता था, मतलब इतना ज़्यादा दान करता था, खुद तो गुलाम था लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लौटाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के आरंभिक इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह इल्तुतमिश है। मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत है इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है कौन? इल्तुतमिश। इसने सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने चालीसा दलों का एक संगठन तुर्क-ए-चहलगानी बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। मतलब कि चालीसा दल यहाँ मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जब ये इल्तुतमिश जब ये राजा बना था तब इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि आखिर हम पूरा देश को कैसे संभालेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरे पास। तो उसने सोचा कि हम ना छोटा छोटा सा कुछ लोगों का टुकड़ी बना करके एक दल बना लेते हैं जिसको तुर्क-ए-चहलगानी नाम रखा, जिसमें कितने लोग थे? 40 लोग थे, ठीक है। 40 लोगों का एक दल था, जो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आगे वहाँ पर राजा बैठता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, तो उस तरह से उसके 40 लोग बैठते थे पूरे, तो उसको बोलते हैं तुर्क-ए-चहलगानी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुर्क-ए-चहलगानी किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था तुर्क-ए-चहलगानी। इसने इक्तदारी व्यवस्था चलाई, इक्तदारी व्यवस्था भी चलाई। इक्तदारी व्यवस्था में ऐसा होता था कि मतलब कि अगर आप काम करते तो उसको पैसा के बदले उसको ज़मीन दे दिया जाता था, ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, तो उसको बोलते हैं इक्तदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों के वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। 1221 ईस्वी में इसी के काल में चंगेज खां भारत की सीमा तक आया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंगेज खां बहुत ज़्यादा खतरनाक राजा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था पूरा जनसंख्या को ही बर्बाद कर देता था, सबको मार डालता था। तो जो चंगेज खां है, सो चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की सीमा तक आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का इसी ने चलाया। यहाँ पर बोला जाएगा कि शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? सोना का सिक्का तो बहुत लोगों ने चलाया था, लेकिन शुद्ध बोला जाएगा तो इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सोने के सिक्के चलाया। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपना राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन दिल्ली को पहला सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला कौन था? दिल्ली राजधानी बनाने वाला सर्वप्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या बनाया? दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर कौन कौन से इधर जो क्षेत्र उसने जीता था। इल्तुतमिश के बाद हम लोग देखने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यह एक महिला शासिका है। तो सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट बात आता है कि पूरे इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सबसे पहले उस नाम आता है रजिया सुल्तान। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रजिया सुल्तान पहली और अंतिम महिला शासिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई बना ही नहीं है जो महिला शासिका हो, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, ठीक है। जो इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश का फिर बेटा बना राजा, लेकिन परंतु कुछ समय बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि रजिया मतलब कि जो यहाँ पर जो इसका बेटा था ना, इल्तुतमिश का जो बेटा था रेकुद्दीन फिरोज, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगे कि नहीं हम लोग को ये अच्छा नहीं है, तो जिस कारण उसको हटा दिया गया और जिस कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला, और जिसके बाद रजिया गद्दी पर बैठी और रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। मतलब कि रजिया ऐसी पहली मतलब कि हम लोग बोल सकते कि रजिया ही एक ऐसी महिला शासिका है जो प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। आखिर ये रजिया सुल्तान
कैसे बन गई। जब यहाँ पर रकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था तो आखिर रजिया गद्दी पर क्यों बैठ गई, तो इसका रीजन ये है कि इसका जो बेटा था ना, इल्तुतमिश का जो पुत्र था, इल्तुतमिश का पुत्र जो था रकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, तो ये ना उतना ज़्यादा उसको समझ नहीं था, इतना ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं था कि कैसे शासन किया जाता है। और इल्तुतमिश की ही पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, मतलब कि इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम रकुद्दीन फिरोज था, और दूसरी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। तो जब यह शासन कर रहा था तो उसी समय इसने बोला था कि मेरे मृत्यु हो जाने के बाद रजिया सुल्तान ही गद्दी पर बैठेगी। तो जिस कारण जो रजिया सुल्तान थी, सो रजिया सुल्तान चली गई थी सबसे चालीसा दल के पास और बोलने लगे कि मेरा राजा बनने का या फिर मेरा शासक बनने का अधिकार है, क्योंकि मेरे जो पिता है सो बोल के गए थे कि मेरे को शासक बनाना है, क्योंकि इसका जो पुत्र था वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था। तो जिस कारण वह जनविरोध के कारण फिर लास्ट में रजिया सुल्तान को ही राजा बना दिया गया, मतलब शासिका बना दिया गया था। रजिया का 4 वर्षों का अल्प शासनकाल होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, मतलब कि रजिया सुल्तान ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं की, बस मात्र 4 सालों तक ही शासन की, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला कुटबा यानी कुर्ता और कुल्हा यानी एक प्रकार का पगड़ी का अपनाया। मतलब कि जो हम लोगों की रजिया सुल्तान है सो महिला का कपड़ा नहीं पहनती थी, वो एक कुर्ता पहनती थी और मतलब कि एक पगड़ी पहनती थी, जो जिस तरह लड़का सब मतलब कि जिस तरह राजा सब पहनता है उस तरह वो पहनते थे। वो मतलब कि बोलते थे कि हम भी राजा तो हम भी अपना पहनेंगे, यही तरह कुर्ता पहनेंगे हम भी। तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठन करने का प्रयास किया। मतलब कि जो तुर्क सामंत वर्ग था उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जगह पर एक अलग गैर तुर्क शासन संगठित करने का प्रयास किया था। लिखा है कि रजिया सुल्तान योग्य होते हुए भी सत्ता पर क्यों नहीं टिक सकी, क्योंकि वहाँ पर आज भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी महिला को उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं दिया जा रहा है, महिला को शासन करने का अधिकार अभी नहीं दिया जा रहा है, उतना भी नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग कैसे 12वीं 11वीं सदी में हम लोग सोच सकते हैं कि महिला को उतना ज़्यादा पावर दिया जाएगा कि वो पूरे साम्राज्य पर शासन करे, तो इसलिए वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। और जो ये चालीसा दल बनाया गया था तुर्कान ए चहलगानी, तो उसी ने मिलकर के रजिया सुल्तान को फिर मरवा डाला था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था। मतलब कि जो भी पुरुष प्रधान थे ना, मतलब जो 40सा दल था, जो 40 लोग बैठते थे, तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग कोई महिला के आगे अपना सिर क्यों झुकाएंगे, हम लोग कोई महिला के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था। और दूसरी ओर उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। मतलब कि इस्लाम के अनुसार यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो महिला है उस महिला को सुल्तान मतलब कि कोई राजा उन लोग नहीं बन सकता है। तो कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। मतलब कि तुर्क सरदार बोलते थे कि ये अच्छी शासिका नहीं है क्योंकि ये महिला है, तो जिस कारण रजिया को असफलता का कारण मानते थे। कई इतिहासकारों ने रजिया की प्रशंसा की है, मतलब कि बहुत सारे इतिहासकारों ने बोला कि रजिया बहुत ज़्यादा अच्छी शासिका थी। इतिहासकार मिनहाज उज सिराज, ठीक है, ये याद रखना है कि मिनहाज उज सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिंतक और प्रजापालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थी। मतलब कि अपना सेना का अच्छा ध्यान रखते थे, बुद्धिमान भी थी, मतलब कि सब कुछ बहुत बढ़िया से करते थे। किसने कहा था? मिनहाज उज सिराज ने अपने पुस्तक में लिखा था रजिया सुल्तान के बारे में। उसमें बादशाह के सभी गुण विद्यमान थे, मतलब कि जो एक बादशाह के अंदर होना चाहिए, एक राजा के अंदर होना चाहिए, वो सभी गुण उसके अंदर थे रजिया के अंदर। के ए निजामी ने लिखा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में वह सबसे श्रेष्ठ थी। मतलब कि इल्तुतमिश के मरने के बाद जो उनके बेटा रकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था वो उतना ज़्यादा उत्तराधिकारी में सर्वश्रेष्ठ नहीं था। उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन था? उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थी रजिया सुल्तान। वही लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में वो सबसे श्रेष्ठ थी, रजिया सुल्तान सबसे ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद हम लोग सबसे अंतिम और इस वंश का
ममलुक वंश या गुलाम वंश या फिर दास वंश का सबसे अंतिम शासक पड़ने वाले, जिसका नाम है बलबन। तो बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने एवं अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया। ठीक है, किस लिए अपनाया, कि विरोधियों को दमन के लिए। मतलब कि जो 40 दल बनाया था ना, जो तुर्क ए चहलगानी था, तो वो भी बलबन का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि बलबन को भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया और उसने 40 दल को ही दमन किया। मतलब कि 40 दल को ही समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। बोला कि 40 दल ही हमको हटाना चाह रहा है और हम ही मिलकर के 40 दल को खत्म कर देते हैं। जब ये राजा बना बलबन, तो क्या किया, जो 40 दल था उसको ही समाप्त कर दिया, ताकि उसके ऊपर कोई खतरा नहीं बन सके। क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी शासिका थी, लेकिन उसको भी 40 दल ने उसको मरवा डाला था। लेकिन बलबन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, जिसने सबसे पहले 40 दल को ही समाप्त कर दिया। वह निरंकुश राज तत्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। मतलब कि वो निरंकुश टाइप का था, मतलब कि उसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, जो राजा बोल दिया सो बोल दिया। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। मतलब कि बलबन बोलता था कि जो राजा है सो राजा ही भगवान है, पृथ्वी का भगवान है। कौन बोलता था, बलबन बोलता था। उसने ईरानी त्यौहार नवरोज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नवरोज त्यौहार कहाँ का है, तो ईरान का। किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन ने। तो ईरानी त्यौहार नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। किसने शुरू किया नवरोज, तो बलबन ने शुरू किया। उसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। यहाँ पर सिजदा क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, सिजदा मतलब लेट कर नमस्कार करना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब भी नमाज पढ़ते तो लेट करके प्रणाम करते हैं। और पेबोस मतलब पाँव को चूमना, मतलब कि लेट कर प्रणाम करना और पाँव को चूमना, जो कि इस्लाम धर्म में उन लोगों का होता है। जब भी वो लोग प्रणाम करते हैं तो अपने माता पिता का पैर को चूमा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि बलबन ने ही, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखा है सबसे पहले कि लौह एवं रक्त की नीति किसने लाया था, बलबन ने। 40 दल समाप्त किसने किया, बलबन ने। उसके बाद अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व कौन मानता था, बलबन। नवरोज त्यौहार कौन स्टार्ट किया, बलबन। सिजदा एवं पेबोस नामक ईरानी प्रथा को कौन स्टार्ट किया, तो बलबन। तो यहाँ तक हम लोगों का ममलुक वंश और गुलाम वंश या दास वंश जो भी बोले वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए हैं, तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें अगले पार्ट के लिए। थैंक यू।